So, hello everyone. Today we are back with another amazing episode of our podcast. एक एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, so you can go and check out that episode. That episode is also very amazing. And our today's guest is really special because today आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे एंड आई होप ये सारे टॉपिक्स तुम्हें अच्छा लगे एंड इफ अच्छे लगते हैं तो जाकर सब्सक्राइब करो चैनल एंड भैया के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो. ऑल्सो आज हमारा जो मेन मोटिव है इस चैनल पे आने का और इस चैनल पे आकर पॉडकास्ट करने का उसका वो एक ही है और हमेशा जितने भी पॉडकास्ट आएंगे उनका एक ही मोटिव रहेगा टू सपोर्ट और टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग. ठीक है, रेशनल थिंकिंग, स्केप्टिकल थिंकिंग आउट फ्रॉम द सुपरस्टिशंस, हम यही सारी चीज़ें प्रमोट करेंगे. ठीक है, एंड सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट. सो आज हमारे गेस्ट हैं अंकित भैया फ्रॉम बायोशाला उनका एक इंस्टाग्राम हैंडल, उनका यूट्यूब चैनल जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करते हैं. मैंने अभी पास्ट 3-4 वीक्स में उनके काफ़ी सारे कंटेंट देखा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता है मुझे. एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाइक आप जब वीडियोस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक यू आर कंज्यूमिंग अ क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, सो अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले भैया अपना हेलो इंट्रोडक्शन गाइस, दीजिए. लाइक इंट्रोडक्शन का कोई खास नहीं है, बस आई विल कंसिडर इस पर्टिकुलर बिकॉज पीपल कंटेन मल्टीट्यूड्स. तो आई एम साइंस कम्युनिकेटर कंसिडर करता हूँ. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक जो इमेज बन रही है जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ द डीबंकर. बट अगर उसके सेंट्रल में भी अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो एज अ साइंस कम्युनिकेटर देखता हूँ. मूवीज़ के ज़रिए, चाहे साई-फाई किताबों, ग्राफिक नॉवेल हो, नॉर्मल किताबें हो, नॉन फिक्शन हो, फिक्शन हो, डिबंकिंग हो या अब जनरल अवेयरनेस हो, किसी भी चीज़ के ज़रिए अगर इफ़ आई कैन कम्युनिकेट साइंस, और इसलिए नहीं कि कोई बेहतरीन चीज़ है, कोई समाज का भला होगा, 4 लोग कुछ सीखेंगे, मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम सो हेल्पलेस अबाउट दिस आइडिया कि बस मुझे मज़ा आता है तो मैं उसको करता हूँ. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ओके, एंड अबाउट लाइक कहाँ से ये करना स्टार्ट कैसे हुआ, लाइक ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको ये करना है? भले से ही इंसान की फितरत होती है कि आप उससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग लेकर के आएगा और कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ें बना देगा कि अरे नहीं, इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन, आई वाज सपोज टू डू इट. आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि किस तरीके से आपकी 9th क्लास की साइंस की टीचर एक बार आई थी और उन्होंने आपको कुछ बातें बताई थी और उसकी वजह से आपका साइंस में इंटरेस्ट आया था. लेकिन अगर आप गलती से खुदा ना खास्ता थिएटर की दुनिया में चले गए होते तो फिर आपको याद आता कि किस तरीके से 11th क्लास में आप एक पर्टिकुलर प्ले में पार्ट नहीं लेना चाहते थे, फिर किस तरीके से बातें हुई और आपने अल्टीमेटली उस प्ले में पार्टिसिपेट किया. जब चीज़ें गुजर जाती हैं तो इंसान की फितरत होती है कि वो मुड़ करके उस तरीके की स्टोरी मेड अप बना लेता है, इस तरीके से बना लेता है कि उसको लगता है कि दिस वाज सपोज टू हैपन. तो आई एम अवेयर ऑफ दिस आइडिया, आई कैन टेल यू कि ऐसा कुछ था नहीं. आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स. अपना मास्टर्स करने के बाद द वन थिंग दैट आई वाज वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे अंडर नहीं आना है किसी के. अंडर नहीं आना एज इन कि आई न्यू इट कि मेरे मेरे स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं. तो कोई भूखा नहीं मरने वाला है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है लाइफ में, कुछ ना कुछ लोग कर ही लेते हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा. और अगर संभावना थी तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आप सबसे ज़्यादा हाथ मार सकते हैं जिस चीज़ में आपका मन लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है. पहले शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आज से 10-12 साल पहले, 20 साल पहले, कि आपका जो मन कर रहा है वो कर लो. लेकिन आज फॉर्च्यूनेटली ऐसे टाइम में हम ज़िंदा हैं कि डज़ नॉट मैटर कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको मज़ा आता है. आप उसको अपना मॉनेटरी अपना मनपसंद काम एग्जैक्ट. करते हुए भी उसको मॉनेटरी के लेवल पर उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं साथ-साथ में. तो सिंस आई न्यू दिस आइडिया तो आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स. पहले 11th-12th को पढ़ाने से शुरू किया यूट्यूब पर. वो थोड़ा-सा चला जिसकी वजह से अलग-अलग कंपनीज़ ने अप्रोच किया. तो वेदांतु वगैरह में या अनअकैडमी वगैरह में, वेदांतु में तकरीबन 1 साल, अनअकैडमी में 2.5 साल, इंडिपेंडेंटली अलग-अलग जगहों पे पढ़ाना. उसके अलावा भी हमेशा से ये पैरेलल चल ही रहा था
साइंस कम्युनिकेशन का आइडिया जो है, मेरे को मज़ा आता है इसमें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लोगों को लगता है ऐसा कि अरे वाह, यू आर डूइंग सच अ नोवेल थिंग। मतलब कि आई एम सो इनडिफरेंट टू दिस आइडिया कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। और शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, बट थिंक सिंस इट्स ओके टू से थिंग्स अगेन Yeah, एंड अगेन exactly. कि अम, कि ऐसे लोगों को शायद आना चाहिए ऐसी पर्टिकुलर रेल्म के अंदर में। क्योंकि रेल्म कौन सा वाला, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजियस व्यक्ति को डिबंक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा प्यार करता Obviously. है अपने इस पर्टिकुलर काम से, तो उसको क्या होगा कि वो नेगेटिव कमेंट्स बहुत बुरे लगेंगे। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये काम लोगों तक हाँ, पहुँचे ना पहुँचे। exactly. तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई एम सो इंडिफरेंट टू दोज़ कमेंट्स के मेरे को, मैं कल भी ये काम करता रहूँगा। तो दैट्स इट कि अलग-अलग चीज़ें ट्राई की, बट उसमें से ये पर्टिकुलर चीज़ बस काम कर गई पिछले कुछ 4-5 महीनों के अंदर में। फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली बहुत कम समय के अंदर में, पहले मतलब ठीक है, माइनर सक्सेसेस थी। माइनर मतलब कि इस तरीके से लगा लो, 2016 में जब जियो का रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो 2016 में मैंने शुरू किया था ऑनलाइन। तो पहले साल में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, क्योंकि मैं 11-12 को पढ़ाता था, और जिसके बेसिस पर मेरे को एडटेक वालों ने कांटेक्ट किया वगैरह वगैरह। तो वहाँ से फिर उस पर पैंडेमिक भी आया। तो पैंडेमिक में तो आई वाज जस्ट रैंडमली एक मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था खास तरीके का, लेकिन मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाह रहा था इतना, ऑनलाइन बैठा हुआ था। इधर से लॉकडाउन लग गया तो एकदम से डिमांड बढ़ गई। इसको निकोलस नसीम तालिब के आइडिया में कहते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, कि ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आप Yeah, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, बट वो आपका मेजर चंक ड्राइव करते हैं आपके लाइफ का। तो ये हुआ। तो बस yeah. कुछ साल के लिए आप एडटेक वगैरह के अंदर में पढ़ाया। अलग-अलग चीज़ें मैं ट्राई भी कर रहा था। वो ट्राई कर रहा था जैसे कि मूवीज़ के ज़रिए साइंस या दूसरी छोटी-मोटी चीज़ें। इंस्टाग्राम पे मैं आया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि प्लेटफ़ॉर्म चेंज करके देखते हैं, तो मैंने रेडिट से शुरू किया, जहाँ पर वो फटा, रेडिट फटा। तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे स्विच किया, तो इंस्टाग्राम भी फट गया। ऑल्दो मैं अभी रेडिट पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट आई एम, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही डलना है, तो मैं दोबारा से उस पे डाल दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Yeah. तो इतना रहा, इतना सा सफ़र है अभी तक, तो केवल दशकों का बाकी है। Okay. Yeah, very nice. काफी लंबा सफर बाकी है अभी तो. So basically this is all about अंकित भैया, and in all the podcast मैं अंकित भैया को अंकित भैया बोलूंगा because he is like very. So सबसे हाँ, important हम चीज डिफरेंस होगा, कितना होगा, कि 10-15 साल का होगा शायद, हम लोगों के हाँ बीच आई में गेस उम्र का होगा. डिफरेंस। हाँ 10-15. हाँ तो आई एम इन फिजिक्स. आई एम रियली इनटू फिजिक्स, बट हुँ, मैंने यहाँ आकर ये चीज़ डिस्कवर करी. मुझे हुँ, देखिए, हुँ, बचपन से मुझे ये था कि जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता था, और लगाव के साथ साथ ये भी रहता था कि हाउ दे वर्क. ठीक है, लाइक ये चीज़ मुझे नहीं पता ये बतानी चाहिए थी कि नहीं, बट ठीक है मैं बता देता हूँ. इन क्लास फिफ्थ आई डाइसेक्टेड अ लिजर्ड जस्ट टू नो कि वो काटती नहीं है. ठीक है, सो घर वाले बहुत बोलते थे कि छिपकली बट काटती है, डाइसेक्ट बट मैं करने की क्या ज़रूरत थी ये पता लगाने के लिए? वो तो आप डाइसेक्ट उसको करने से हाथ पहले, लगाएँगे तो हाँ, किया था, बट फिर अंदर से आया कि खोल के देखते हैं. उस हाँ, टाइम पे वो दोनों काफ़ी चीज़ें ज़्यादा. अलग है ना, मतलब कि हाँ, ये हाँ, चेक करना हाँ, कि काटती नहीं है, उसके लिए तो बस हाँ, पकड़ करके आप उसको उसके मुँह हाँ, के पास हाथ हाँ, दिखाएँगे तो बस हल्का सा ऐसे बस क्लिप कर लेती है, जो गेको लिज़र्ड हाँ, होती है, क्लिप कर लेती है, वो। काटती नहीं. हाँ, बस हाँ, दाँत ही नहीं उसकी, हाँ, मतलब तो जॉ पावर इतनी है, नहीं उसके वो इतने हैं, बट ठीक है, हाँ, ओके। स्किन में थोड़ा-सा पॉइज़न होता है आई गेस, उतना मुझे पता है. और अ, बाकी ठीक। अ, हाँ, हुँ, हाँ. हाँ, बाकी मैंने जैसे बग्स होते हैं, हनी बीज होती हैं, वास्प होती है, तो इन सब चीज़ों को पकड़ के देखना ये सब काफ़ी ज़्यादा था. और आज भी जब मैं कॉलेज आया हूँ तो मुझे कहीं-कहीं पे लगता है कि मैं ज़ूलॉजी ऑनर्स भी कर सकता था. मुझे ज़ूलॉजी काफ़ी पसंद है. तो हुँ, इसी उससे मैंने सेपियंस पढ़ी. सेपियंस हुँ, मैंने हुँ, अभी कुछ दिन पहले ही खत्म करी है. हुँ, हुँ, 1-2 हफ्ते हुए हैं. उसके बाद मेरे पास एक बुक है, चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन. दैट हुँ, हुँ। इज कि मैंने उसे स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्टिंग का कुछ कुछ पढ़ा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे एवोल्यूशन में काफ़ी इंटरेस्ट है, मुझे जूलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है. तो आज मैं आपसे इन सब चीज़ों से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ कि एवोल्यूशन बताइए, कुछ बताइए मुझे.
लाइक आज मुझे भी सीखने को काफी कुछ मिलेगा और व्यूअर्स को भी सीखने को बहुत कुछ नहीं नहीं, मिलने मतलब वी वाला आर है। डिस्कसिंग एट, लेट्स मतलब कि स्टार्ट। अब किस डे पर दिन पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें मुझे मेरे रैंडमली न्यूरॉन्स को स्ट्राइक करती है और मैं वहाँ से उस पर्टिकुलर बात को शुरू हाँ, करता हूँ। एग्जैक्ट। अगर इवोल्यूशन का आइडिया उठाया जाए तो जितने भी सेंट्रल आइडियाज़ हैं साइंस के अंदर में जो, अगर आप पॉपेरियन हाइपोथेसिस पे जाएंगे तो कार्ल पॉपर के या डेविड डॉइच, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा वाबस्ता हूँ, वहाँ पर जो अकेली चीज़ नज़र आती है वो है एक्सप्लेनेशन। इफ़ आर यू एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स और नॉट। मतलब कि कल को जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास विमान था, है ना? विमान लेकर के लोग आया करते थे। तो अगर कल को इंद्रदेव आते हैं और आपको बोलते हैं कि ये रहा विमान, ले लो। तो आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है। अब बेटर आइडिया क्या है? बेटर आइडिया ये है कि उनको बोलो कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि ये विमान ना आप रख लो। आप मुझे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल दे दो जिसके बेसिस पर ये विमान बना है। क्योंकि अगर उन्होंने विमान दिया और आपने ले लिया आँख बंद करके, तो कल को उसके अंदर में कोई भी टेक्निकल फ़ॉल्ट आएगा, फिर तो तुम क्या करोगे? दोबारा से भगवान को बुलाओगे। वो एक बार आ गए, अब दोबारा आएँगे को क्या गारंटी है? तो बेटर क्या है? या बेटर ये है कि अगर उनसे एक्सप्लेनेशन ले ली जाए। आप चूँकि फ़िज़िक्स से हैं, बहुत अच्छे से वाबस्ता हैं रिचर्ड फाइनमैन से, तो रिचर्ड फाइनमैन की जो चाहे तो लेक्चर ऑफ एग्जैक्टली। फ़िज़िक्स हो, चाहे शॉर्ली और जोकिंग मिस्टर फाइनमैन के अंदर में शुरुआत में ही बोलते हैं कि किस तरीके से जो उनके फ़ादर के साथ उनका रिश्ता था। कि जस्ट बिकॉज़ कि उनकी क्लास में एक, मतलब छोटा-सा किस्सा है कि क्लास में आते हैं वो बचपन में और बाकी बच्चे बोलते हैं कि देखो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर बर्ड का क्या नाम है, उस पर्टिकुलर बर्ड का क्या नाम है। तो फाइनल बोलते हैं यार ये क्या, मतलब कि ये क्या, ये इट इट नॉलेज? ये नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि अगर उसका नाम वाई जेड भी होता तो भी तुम क्या उखाड़ लेते, वो वहीं का वहीं है। इट इज नॉट नॉलेज अनलेस एंड अनटिल एग्जैक्टली। यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो जो सेंट्रल आइडिया है कि साइंस के पूरे realm के अंदर में, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स से लेकर के किसी तक भी आप चले जाइए, वो है कि आर यू एबल टू एक्सप्लेन इट और नॉट। मतलब कि उसके अंदर में प्रिडिक्शन भी नहीं है, मतलब जाएंगे ये ज्ञान मीमांसा बोलते हैं इसको, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। लेकिन तो जो इवोल्यूशन का आइडिया है वो इतना ज़्यादा सेंट्रल है, लोगों को हमेशा से ये लगता है कि इवोल्यूशन जो है वो लिविंग बीइंग्स कैसे इवॉल्व होती हैं उसको बताता है। जबकि इवोल्यूशन जो है वो इसका एक इत्तू सा जो है वो सबसेट है, इत्तू सा। लोगों को लगता है कि केवल लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर इवोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई होती हैं। जबकि राइटर का, बहुत बड़े राइटर हैं, राइटर का नाम है मैट रिडली। मैट रिडली की अगर आप किताब पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग के अंदर में आप देखेंगे तो उन्होंने जितने चैप्टर लिखे हैं सब में उसका चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, इवोल्यूशन हाउ समबडी गोज वायरल ऑन इंटरनेट, इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़। यहाँ तक कि अगर या आप उठा करके देखेंगे जो इवोल्यूशन में अब तक का पॉपुलराइजेशन के लिए, इवोल्यूशन के आइडिया को पॉपुलराइज करने के लिए जो सबसे बड़ा नाम है वो है रिचर्ड डॉकिंस का। रिचर्ड डॉकिंस ने एक मेमेटिक्स की या थ्योरी बताई थी, एग्जैक्टली। और मेमेटिक्स की थ्योरी में जो शब्द है मीम्स, जो यहाँ तक कि आप जो वायरल शब्द उठाएंगे ना, तो वायरल शब्द जो एक इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया के लिए, और वो शब्द हमने कहाँ से उठाया हुआ है, वो बायोलॉजी से उठाया हुआ है ना, कि किस तरीके से बायोलॉजी से बहुत कम उठाया हुआ समय के अंदर में आप बहुत ज़्यादा लोगों तक एक पर्टिकुलर वायरस जो है वो फैल जाता है। तो उसी तरीके फैल से कोई जाता है। पर्टिकुलर वीडियो अगर बहुत कम समय के अंदर में बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल जाए तो उसको हम वायरलिटी क्वोशंट बोल देते हैं कि ये वायरल हो गई है कोई पर्टिकुलर चीज़। तो ये या शब्द वहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इवोल्यूशन ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो केवल और केवल ये बताएगा आपको कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज से दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज कैसे आती है, ऑल्दो इट ऑल्सो टेल्स यू दैट एज वेल, वो भी आपको वो बता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये आइडिया इतना ज़्यादा सेंट्रल है कि वो आपको अलग अलग तरीके के ग्रह एग्जिस्टेंस में आना, आइडियाज़ एग्जिस्टेंस में आना, स्टॉक मार्केट का काम करना, आपका कि यस। कौन सी किताब बिकेगी कि नहीं बिकेगी, इतने जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हैं उनके अंदर में आपको क्या नज़र आएगा, उस पर भी ये पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सप्लेनेशन उतनी ही वैलिड है। अब है क्या ये बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन? अगर इसको अगर खोलने पे आ जाते हैं, अगला स्टेप लेते हैं इसको खोलने के लिए। खोलने के लिए स्टेप इतना सा है कि आप देखेंगे कि चीज़ें उठा करके देखिए, पिछले 20-25 साल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, तो आपका एक ज़माना या हुआ करता था जब इस तरीके के मोबाइल भी आपके मार्केट में हुआ करते थे। आज की तारीख में
इस तरीके के मोबाइल जो है मार्केट के अंदर में अवेलेबल हैं। देखने में लगता है कि यार मतलब इस जब गरुड़ा फ़ोन आता था एमटीएनएल का सन मतलब Yeah. 2000 के अंदर में, तो वो अगर एक साइड पे रखा हुआ है और अगर एक साइड पे आज का आईफ़ोन रखा हुआ है, तो देखने में बड़े डिस्टेंट लगते हैं कि यार ये तो काफ़ी मतलब एक दूसरे से अलग है। लेकिन आप क्या करें, आप इनके बीच के सारे वो लगा करके देखें, बीच में जो इनके वर्जन्स आए थे बीच में, वो सारे इसके अंदर इसमें मोटो का रेजर भी आएगा, इसमें मोटो पुराना वाला रेजर भी आएगा, इसमें नोकिया 2300 2100 ये सारे आएंगे। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक फोन दूसरे से, जब मैं उसके बगल वाले से देखता हूँ तो थोड़ा अंतर है। ये जो थोड़ा अंतर है, इसको कहते हैं वेरिएशन। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। कल को सोचिए कि आप इंटरव्यू लेने के लिए बैठे, अब जब आप इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जब आ रहा है कोई व्यक्ति, तो वो पहला बंदा आया, बिल्कुल साई-फाई मूवी है। पहला बंदा आया, आपने उसने स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी हुई थी, यहाँ कॉलर में टाई थी, सेम का बेल्ट थी, पैड थे, उससे आपने सवाल पूछे, उसने जवाब दिए। अब दूसरा बंदा आता है, आप क्या देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा आया है वो पहले वाले बंदे के आइडेंटिकल है। मतलब आइडेंटिकल मतलब इतना आइडेंटिकल कि आप कंफ्यूज आ गए हैं कि यार ये वही बंदा क्यों आ गया है। और ज्यादा शॉकिंग बात तब होती है जब आप उससे पूछते हैं वो सेम सवाल, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, आपको वही सवाल पूछने हैं, आपने वो सवाल पूछे और जो बंदा है सामने वाला वो भी वर्ड टू वर्ड वही रिपीट करता है जो पिछले वाले बंदे ने रिपीट किया था। नाउ कट टू थर्ड बंदा, फोर्थ बंदा, फिफ्थ बंदा, 10 बंदे आते हैं और 10 के 10 बंदों में आप न तो विजुअल लेवल पर कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन कर पाते हैं और न ही उनके जवाबों में कोई डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, न ही उनकी वॉइस के मॉड्यूलेशन में कोई डिफरेंस है। वो इतने ज़्यादा आइडेंटिकल हैं। अब थ्योरेटिकल ये जो सिनेरियो है, इसमें आपसे पूछा जाता है, शाम को आपके बॉस आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको चुना और क्यों चुना। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि यार ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल थी, मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। अगर मैं चूज़ करना ही पड़ जाए तो मैं तो रैंडमली चूज़ कर दूंगा, बिकॉज इट विल बी एज गुड एज के मैंने किसी बंदे को कुछ दिमाग लगा के चूज़ किया, क्योंकि कोई अंतर है ही नहीं उन सब में। लेकिन अभी कल को क्या हो जाए कि एक बंदा गंजा आ जाए उसमें से, अब आप एक पर्टिकुलर वेरिएशन क्रिएट हुआ है और आप इस पर्टिकुलर वेरिएशन को चुन सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उसके गंजे होने की वजह से इसको चुन रहा हूँ। तो हमारा इवोल्यूशन का बेसिक आइडिया क्या निकल करके आ रहा है कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए ताकि एक चीज को चूज किया जा सके। अब जरा इवोल्यूशन के लिए जो समानार्थी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अगर याद करें तो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर के द्वारा किया गया सिलेक्शन, बिल्कुल जिस तरीके से आपको उन इंटरव्यूज में से जो बंदा सिलेक्ट करना था, सिलेक्शन करना था, है ना। तो अगर नेचर सिलेक्ट कर रहा है तो किसी चीज को सिलेक्ट करने में ये बात निहित है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव होना ही चाहिए, वेरिएशन एग्जिस्ट करना ही। अगर वेरिएशन नहीं तो सिलेक्शन नहीं। सही बात, वेरिएशन चाहिए ही चाहिए। तो आपको क्या पता चला कि आप मार्केट के अंदर में क्या देखेंगे कि एक बार होगा इस तरीके का मोबाइल आया होगा, फिर इस तरीके का मोबाइल आया होगा, फिर रेजर वाला मोबाइल आया होगा, हल्के वेरिएशंस क्रिएट होते जा रहे हैं। और ये क्योंकि मार्केट में खरीदने के लिए मुहैया हैं, कोई व्यक्ति चुनेगा। और लोगों ने मान लेते हैं नोकिया 2700 चुना कि उनको किसी भी तरीके से वो अच्छा लग रहा था। अब ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब लोग वो जो सिलेक्ट हो गया है उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, उसकी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी बड़ी करेंगे, तो पता चलेगा कि जिसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी की थी उन लोगों को ज्यादा पसंद आया, वो ज्यादा बिकने लगा। अब उसके अंदर में बदलाव होगा और बदलाव स्क्रीन की डायरेक्शन में जाता जा रहा है। और जब 10 साल के बाद आपको जब नया कोई पर्टिकुलर मोबाइल नजर आएगा तो उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक केवल और केवल आपको स्क्रीन नजर आएगी, जो कि आपको पहले पर्टिकुलर वाले में केवल और केवल 5% भी नजर नहीं आ रही थी। तो सेंट्रल आइडिया क्या निकला, सेंट्रल आइडिया निकला कि चीजों में जब वेरिएशन आ जाए अलग अलग तरीके से, उसमें एक चीज चुनी जाएगी, फिर उसमें वेरिएशन आएगा, फिर उसमें से एक चीज चुनी जाएगी, फिर वेरिएशन आएगा, फिर एक चीज चुनी जाएगी, फिर ये वेरिएशन सिलेक्शन का प्रोसेस अगर नेचर में हो रहा है तो उसको नेचुरल सिलेक्शन बोल देते हैं, और अगर ये इंसान कर रहा है तो उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोल देते हैं, जो कि आपने किया। किसमें किया, आप जाते हैं मार्केट के अंदर में, आपको एक वाइल्ड गोभी
का पौधा मिलता है देखने के लिए। उस ही हाँ, वाइल्ड गोभी के अंदर में आपने क्या किया कि पत्ते का बड बना तो एक तरफ डायरेक्शन में सिलेक्शन मतलब निकला तो पत्ता गोभी बना, एक डायरेक्शन में निकला तो ब्रोकली बना, एक डायरेक्शन में निकला तो आपका गांठ गोभी बना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकला तो आपका नॉर्मल फूल गोभी बना। वो एक हमने बहुत सिलेक्ट, वो सेम आइडिया भेड़ियों से किस तरीके से कुत्ते हमने सेलेक्ट किए। एक कुत्ता जिसके फर बड़े पसंद आ रहे थे, मैंने फर की डायरेक्शन में सेलेक्ट किया। यहाँ तक कि कुत्तों के यहाँ की जो मसल्स हैं, जो कि वो इस तरीके से अगर करीब लाते हैं तो आपको बड़े ही ज़्यादा ऐसे लगते हैं मासूम से, और जिसको पपीज़ आइज़ बोलते हैं, वो हमने सेलेक्ट किया है। वो गाय हमने धीरे-धीरे सेलेक्ट की है जो कि इतना दूध दे पाती है। वो मुर्गी हमने धीरे-धीरे सेलेक्ट की है, जो आज से 50 साल पहले केवल और केवल अगर एक मुर्गी पूरे फुल फ्लेजेड वर्जन में अगर आधा किलो की होती थी, तो आज वो 1.5-2 किलो की मुर्गी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस अगर हम कर रहे हैं वो वेरिएशन और सिलेक्शन, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। और अगर ये काम वेरिएशन और सिलेक्शन अगर नेचर कर रहा नेचर। है, तो इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और इस सबको तो मिला अब करके पॉइंट ये है हुँ, कि लाइक एक क्वेश्चन है कि देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन में तो हमने ये देखा कि लाइक हम सेलेक्ट करते हैं, लाइक हम अपनी कॉन्शियसनेस से सेलेक्ट करते हैं कि ठीक है ये सही है, हम आगे बढ़ाते हैं। बट अगर यही चीज़ हम नेचर में देखें तो लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ देखी है कि एवोल्यूशन का जो हमारा जो एवोल्यूशन हो रहा है वाटर से हुआ है। आई गेस ऐसा था कि वाटर से हम आए हैं। लाइक सबसे पहले हम सिंगल सेलुलर थे, फिर हम मल्टी सेलुलर हुए, फिर हम वाटर से बाहर आए, ऐसा कुछ है। उसके बाद ये चीज़ को सपोर्ट करने के लिए शायद हमारी आई के ऊपर एक कोई लेयर टाइप की होती थी, अब नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हुई कैसे? लाइक अगर नेचर सेलेक्ट कर रहा है तो क्या हम कह नहीं सकते कि नेचर का भी कोई कॉन्शियसनेस होगा? लाइक नेचर कैसे नेचर सेलेक्ट कर ये पूरा का पूरा जो आइडिया आता है वो आता है आपका सर्वाइवल पे। नेचर के ओके, लिए ये जो शब्द की इस्तेमाल किया जाता है ना कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लोग अक्सर या उसको एंथ्रोपोजेनिक समझ लेते हैं। उन लोगों को लगता है जिसके अंदर ज़्यादा ताकत है वो सेलेक्ट हो जाएगा ना। जब हम कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, तो उसका एक सिंपल सा मतलब है, और वो है कि जो ज़्यादा बच्चे छोड़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जो ओके, ज़्यादा बच्चे छोड़ जाएगा। अब वो ज़्यादा बच्चे, अब मेरे को एक बात बताओ, आज की डेफिनेशन के हिसाब से माचो होना, कि शेर का डट के सामना करना, ये माचो की कैटेगरी में डालते हैं। और पीठ दिखा के भाग जाना, इसको हम बोलते हैं यार ये तो कायरों वाला काम है। लेकिन ये ह्यूमन की बनाई हुई वैल्यूज़ है ना, नेचर को क्या फ़र्क पड़ता है? नेचर को तो बात बस ये फ़र्क पड़ता है कि क्या तुम्हारे बच्चे पैदा हो पाए? और इसीलिए हाँ, जो हमारे कुछ पूर्वज थे, पूर्वज गए जंगल के अंदर में, एक बंदा बनने लगा माचो, तो शेर उसको खा गया, क्योंकि माचो बन रहा था। और एक जिसके दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें तेज हो गई, भागा वो बहुत बुरे तरीके से वहां से, और घर पहुंचा। ये डर गया, लेकिन ये जब डर गया यही तो घर पहुंचा, और जब घर पहुंचा तो इसी ने सेक्स किया, इसी के बच्चे हुए। वो बच्चे कोई और नहीं, हम ही हैं। इसलिए हम में डर भी एग्जिस्ट करता है। डर सो पॉइंट ये एग्जिस्टेंस है में कि आया है क्यों? जिस टाइम पे वो छोड़कर भागा था, तो वो हम्म, जिसे छोड़कर भागा था वो तो उसके आइडेंटिकल था, जो मर गया। नहीं, यही तो वेरिएशन आ गया ना। वो हाँ, उसकी वो डरा नहीं। अगर वो आइडेंटिकल होता तो शायद, अगर हम थ्योरेटिकल लेवल पे बात अच्छा, कर रहे हैं तो यही तो ठीक है है। जीन की फिलॉसफी की। रिचर्ड डॉकिन की जो किताब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है, कि जब हम बात करते हैं कि किसी की द सेल्फिश जीन का मतलब ये है कि सोच हाँ, नहीं रहा है। ये बड़ी ही ह्यूमन सेंट्रिक बात है दोस्त, है ना, कि हम क्या करते हैं ना, हम हर चीज़ को अपनी ज्ञानेंद्रियां, आप जानते हैं, आप फिजिक्स से वाबस्ता हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितना पार्ट है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम का आता है? नाम मात्र सही, का भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो नाम मात्र का भी विबग्योर है, उसको हम लोग सेंस कर पाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेटिना के अंदर में रॉड है जो कि एक्शन पोटेंशियल मेरे ब्रेन में जनरेट कर पाता है, और उसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर दुनिया को समझ पाता हूँ, विच इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग मी टू लिव लॉन्गर, और समझने की वजह से। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके अंदर में आप वो जाएंगे तो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में जाएं तो, और राइट साइड में जाएं, राइट रेड के बगल में देखेंगे तो इंफ्रारेड है,
इंफ्रारेड हाँ, इंसान नहीं देख सकते, लेकिन पिट वाइपर देख सकता है, और पिट वाइपर अंधेरे के अंदर में चूहे को खा सकता है। तो उसके इंफ्रारेड देखने की क्षमता ने उसको खाना मुहैया कराया अंधेरे में, और उसी के बच्चे पैदा हुए, तो उसके बच्चे देख रहे हैं इंफ्रारेड। सारे के सारे पिट वाइपर्स सब सारे के सारे पिट वाइपर्स एक ज़माने में हो सकता है नहीं देखते थे इंफ्रारेड। उसमें से वेरिएशन आया। वेरिएशन क्या था कि एक एक जो है देखने लगा इंफ्रारेड रेडिएशन को। इंफ्रारेड रेडिएशन देखा, उसको खाना मिला। खाना मिलेगा तो तंदुरुस्त रहेगा, सेक्स करेगा, बच्चे पैदा करेगा। उसी तरीके से अगर आप वायलेट के एक कदम इधर रखेंगे तो अल्ट्रावायलेट, इंसान अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी अल्ट्रावायलेट देख सकती है। तो मधुमक्खी और पेड़ जो फूल है उसका इस तरीके से रिलेशनशिप आया कि ऊपर से जाते वक्त जो फूल किसी पक्षी को शायद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो खाली वेबग्योर देख सकता है, लेकिन वो खास पैटर्न यूवी रेडिएशन के अंदर में उजागर होता है। तो पेड़ों की झाड़ियों में भी उसको वो फूल जो है मधुमक्खी को नजर आ जाएंगे। वो नीचे जाएगी, उस पर्टिकुलर जगह से शहद लेगी, उसी के बच्चे पैदा होंगे, और उसके बच्चे को यूवी देखने की जो क्षमता है वो मिल जाएगी। तो कोई बैठ करके, क्योंकि ये विलियम पेले करके जो सबसे पुराना आइडिया है, किताब का नाम है द ब्लाइंड वॉच मेकर। द ब्लाइंड वॉच मेकर का हाँ, एक्सियम ये कहता है कि जो आपने बात बोली उसी को सबसे ज़्यादा, कि अगर आप किसी बीच पे चल रहे हैं और आपका कदम किसी पर्टिकुलर घड़ी पर पड़ जाए, तो वो घड़ी देखने के बाद आप कहेंगे कि यार इतना सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, समबडी हैड टू मेड इट, कि किसी न किसी ने तो ये बनाया ही बनाया है। तो अगर हमारा शरीर इतना ज़्यादा ख़तरनाक मशीनरी है तो देयर हैज़ टू बी अ क्रिएटर ऑफ इट। लेकिन yeah, ये जो स्टेटमेंट था ये विलियम पेली का था। बट इसी के आधार पर इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए मतलब कि विलियम पेली ने कहा कि देयर हैज़ टू बी अ लाइक इफ देयर इज अ वॉच मेकर, अगर वॉच मिलती है मुझे तो देयर इज अ वॉच मेकर, और अगर मैन है तो देयर हैज टू बी अ मैन मेकर एज वेल, विच इज गॉड। लेकिन हाँ, इस पूरे आइडिया के खिलाफ एक किताब लिखी, मतलब कि पूरा का पूरा दलीलें लिखी गई। और वो दलीलें किस किताब में लिखी गई? द ब्लाइंड वॉच मेकर की, कि भाई अगर वॉच मेकर है भी तो वो अंधा है, उसको मालूम नहीं है कि वो क्या चीज़ बना रहा है, और विच इज़ द नेचुरल सिलेक्शन इटसेल्फ। और इसके अंदर में वो बात, ये तो एक तरीके से मैंने इस बात को प्रूव किया। दूसरा तरीका ये भी है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं, जैसे जाकिर नाइक के जो वीडियोज़ में आप अक्सर सुनते होंगे, तो पूछा जाता है हाँ, कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ अल्लाह? अल्लाह का क्रिएटर कौन है? तो वो बोलते हैं कि दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज़ नॉट वैलिड बिकॉज़ द क्रिएटर कैन नॉट हैव अ क्रिएटर इटसेल्फ, है ना? वो क्वेश्चन ही गलत है। तो लेकिन फिर इसके ऊपर कार्ल सेगन बोलते हैं कि भाई तुम अगर इस बात में तुम्हारा लॉजिक काम कर रहा है कि देयर इज एन एंटिटी जिसका क्रिएटर नहीं हो सकता है, you are entertaining this idea at the very first level कि there is a creator, there is something which is existing जिसका के कोई creator नहीं है, which is Allah in this particular case, in context to Zakir Naik's argument. तो why that creation could not be us? कि अगर देर इज, क्योंकि आपने तो इस आइडिया को एंटरटेन कर दिया ना कि हाँ चीजें ऐसी एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनका कोई क्रिएटर ना हो, तो तुम फालतू में एग्जैक्टली, बात को लंबी क्यों लेकर के जा रहे हो? वो चीज तुम खुद क्यों नहीं हो सकते हो? और इसको ओशो भी इसी तरीके से बोलते हैं कि भाई द क्रिएशन इन इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट, कि उसको किसी के आने की, एक्सटर्नल इंटरफेयर होने की कोई जरूरत है नहीं। बट ठीक है, ओके। हाँ, नाइस। सो बेसिकली आज से पहले एवोल्यूशन इतने अच्छे से किसी ने समझाया था जितने अच्छे से आपने, लाइक सच बहुत में हैं, इट नहीं इज सीरियसली बहुत हैं। मैं यकीन माने कि इसको मैं इस नज़रिए हाँ, से देखिए, रिचर्ड डॉकिन खुद पढ़ाने के लिए तैयार है, स्टीवन रिचर्ड डॉकिंस पिंकर हाँ मतलब कि खुद पढ़ाने के लिए तैयार है। रिचर्ड फाइन में आपके वॉल्टर लोइन खुद पूरे के पूरे 3 उनके सेक्शन है ना? आपका मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रो का, और वॉल्टर लेविन तो है ना? गॉड है। है ना? और आई एम नॉट श्योर, आई होप, आई एक्सपेक्ट यू टू नो इट कि तीनों की तीनों जो लेक्चर किताबें हैं, लेक्चर्स ऑन फिजिक्स रिचर्ड फाइनमैन की, वो कुछ और नहीं है, उनके वीडियो लेक्चर्स हैं केवल और केवल। उनके वीडियो और लेक्चर्स का हुआ है, हाँ एग्जैक्टली। और वो केवल और केवल ऑलरेडी फाइनमैन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आज कुछ वीडियो फॉर्म में और हाँ, मोस्टली ऑडियो फॉर्म कुछ के अंदर चीजें में वो हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ओपन हाँ सोर्स हैं। अवेलेबल।
लेकिन किसी को वहाँ से नहीं पढ़ना है, हर किसी को कहाँ से पढ़ना है? नुक्कड़ वाले भैया से या नुक्कड़ वाला भैया से बायोलॉजी पढ़नी है। तो सब्सक्रिप्शन लेकर लो के। हुँ। तो और सब्सक्रि जबकि वो फ्री में अवेलेबल है, जो कि जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जितने भी आपके आईवी लीग्स हैं, जितने भी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आप जानते हैं, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, बर्कली, यूसीएसएफ, कॉर्नेल, जितने भी आप जानते हैं, सबका एक आउटरीच प्रोग्राम होता है। और उसके अंदर में वो बेसिक फर्स्ट हाँ, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। वो वॉल्टर लुइन के बस पॉपुलर हो गए, लेकिन प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन। अगर एमआईटी ओसीडब्ल्यू, एमआईटी ओपन कोर्सवेयर एग्जिस्ट करता है, जिसके हाँ, अंदर में और भी ओपन कोर्सेज कोर्स, हैं, ओपन तो कोर्सवेयर। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जिस्ट करते हैं, वेदर इट इज़ सीएसडब्ल्यू, CS50 सबसे ज़्यादा ये हुँ, पॉपुलर वाले बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करो तो एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो पता चलेगा ना कि हर चीज़ के अवेलेबल हैं लेक्चर्स। तो यकीन या माने पॉइंट। कि पहली बात तो ये कि मेरा क्या आइडिया है, 4 किताब इधर से पढ़ ली, 2 बातें इधर से सुन ली, 2 वीडियो उधर से देख लिए। कौन है इस हाँ, दुनिया के अंदर में एग्ज़ैक्टली। जिसके आइडियाज़ इतने ज़्यादा ओरिजिनल हैं? सब उधार का माँगा हुआ है ना। उधार करके बस मैं मेरा क साइंस कम्युनिकेटर हूँ हमारे मैं। माइंड में जो मेरे हाँ, हुँ, हुँ। माइंड में अगर हमारे कोई नया आइडिया आता भी है, तो वो एक्जिस्टिंग आइडियाज़ से ही होकर आता है। वी कैन यू आर आल्सो से इट एज़ अ एवोल्यूशन, आइडियाज़ के हाँ, एवोल्यूशन, जो वही तो ये एक्जिस्टिंग पूरा का पूरा बोला ना कि बस एग्ज़िस्टिंग एक्जिस्टिंग आइडियाज़ चीज़ों में की वजह से वेरिएशन आ जाएगा और उस वेरिएशन में वेरिएशन कोई आता है। चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी और वो आगे बढ़ता चला जाएगा आइडिया। तो यू आर ऑलवेज़ किसी ने स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ हाँ, जायंट्स। एग्ज़ैक्टली हाँ, किसी ने वीडियो में किसी ने अपने बुक में वॉच यूज़ किया था, कोई किसी ने कोई टॉय यूज़ कर लेगा, तो बस यही सारी चीज़ें हैं, आइडिया से वही रहता है। हाँ, तो मैंने रिचर्ड डॉकिंस से अभी से 1 साल पहले मैंने रिचर्ड डॉकिंस की कोई तो वीडियो देखी थी। उससे हुँ, मैं हुँ। बहुत ज़्यादा वो हुआ था, फिर मैं गया महिला हाट आप जानते हैं दरियागंज बुक मार्केट, वहाँ पर जाकर मैंने ढूँढी गॉड डिल्यूज़न, ठीक है? गॉड डिल्यूज़न का मैंने इंटरनेट पे ढूँढने की कोशिश की कि मुझे पीडीएफ मिल जाए, बट इतना ज़्यादा मिल जाएगी, डिटेल आई विल में मुझे सेंड यू, पीडीएफ नहीं मिला था। हाँ, आई विल ओके। सेंड यू। नहीं, अभी मैंने बुक ले ली है, अभी तो बुक ले ली है। मैंने बुक 75% खत्म कर ली है एंड हुँ, दैट हुँ, बुक इज़ रियली वेरी अमेजिंग। दूसरी बुक है मेरे पास अनवीविंग द रेनबो, आई गेस आप हुँ। जानते होंगे। अनवीविंग द रेनबो रिचर्ड डॉकिंस की ही बुक है। उसको अभी स्टार्ट नहीं किया बट दैट इज़ आल्सो आई होप बहुत अच्छी बुक होगी रिचर्ड डॉकिंस ने लिखी। हाँ, तो बाकी सारी बुक की भी रिचर्ड डॉकिंस की मैं ढूँढ रहा था, मैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलती है सारी बुक्स, बट आई विल मिलेंगे। एंड और जैसे-जैसे आप ये दैट्स इट। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस इज़ लाइक चेतन भगत ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हाँ, एवोल्यूशनरी क्योंकि उनका बायोलॉजी। नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर है, बट डज़ नॉट मीन ही इज़ द ओनली वन, ही इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन योर हाँ, लाइफ टू एग्ज़ैक्टली। नो अबाउट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ही मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन अनडाउटेडली बहुत बेहतरीन है। बट अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर में डीप डाइव करना चाहता है तो नो डाउट ही इज़ द वेरी वेरी गुड, वेरी फर्स्ट स्टेप। लेकिन उसके आगे भी बहुत बहुत बेहतरीन जहान है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। दीज़ आर द पर्सन्स जिनकी दो एपिसोड की एक डिबेट है यूट्यूब पर, वो है कि ग्रेट डिबेट ऑफ द सेंचुरी करके एक नाम है, उसमें नील डिग्रेस टायसन, रिचर्ड डॉकिंस, काफ़ी सारे लोग हैं, वो डिबेट देखी थी मैंने। आफ्टर दैट मुझे और ज़्यादा लगा कि इसमें जाना चाहिए और हुँ, एथियज़्म पे काफ़ी सारा कंटेंट रिचर्ड डॉकिंस ने दिया है एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग। आपने भी देखा होगा आई गेस। हुँ। ओके, सो एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट दिस एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मुझे लगा। सेपियंस जब मैं पढ़ रहा था तो सेपियंस में काफ़ी सारी चीज़ दी थी, स्टार्टिंग से दिया था कि ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व होते हैं, 2.5 मिलियन ईयर्स कुछ था, फिर होमो सेपियंस आते हैं। होमो सेपियंस का मतलब वाइज मैन होता है, ऐसा मतलब होमो सेपियंस की मीनिंग उसमें दी गई थी कि वाइज मैन होता है, और बहुत सारी चीज़ें थी। और काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इफ देयर इज़ अ क्रिएशन देन देयर शुड बी अ क्रिएटर, और फिर उसके बाद क्रिएशन का क्रिएटर नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, गॉड का क्रिएटर नहीं है, गॉड को क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे फालतू के आर्गुमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर हम थोड़ा उसमें जाएँ कि हमारे पास कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो कि उसके प्रूफ हैं, तो एवोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह ये सब सपोर्ट करते हैं। ओके, नाइस।
अभी जो एक और चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक परेशान करती है, दैट इज़ कि जब मैं दिल्ली से वापस आया, खासकर इस बार जब मैं वापस आया, मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये देखा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी एंड आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट, आई गेस कि क्यों, व्हाई देयर इज़ सो मच हेट। अगर हम इस चीज़ को कर सकें कि लाइक हो सकता है कोई सब वीडियोस देखकर कुछ तो दिमाग आए, like I can't force anyone to support or I can't force, but there is, we can take a step कि ले सकते हैं step। so अगर हम homosexuality के ऊपर थोड़ा बात करें तो let's start the talk about that। इसको तो मैं उल्टा बोलता हूँ, मतलब कि स्पर्श के साथ पूरा एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट हमने इसी पे मतलब बकैती की हाँ थी, लेकिन मैं तो आपसे भी पूछूंगा कि आपसे आपसे इस लेवल पे बात करता हूँ एज अ जनरल, आई एम नॉट सीकिंग एनी आंसर। कोई सही जवाब नहीं है, कोई गलत जवाब नहीं है, वी आर लिटरली ट्राइंग टू okay फाइंड आउट समथिंग टुगेदर। exactly आप मेरे को एक बात बताओ exactly कि मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ, ठीक है? आप ट्राई करना okay कि 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 भाई वो क्यों वो गलत है। कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और okay क्योंकि रूल्स जो हैं वो सही गलत उस समय का तय करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिवली सही ऑब्जेक्टिवली गलत नहीं होती है, वो कंटेक्स्ट में होती है। और अगर आप देखें okay कि जब भी पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है या जब भी कोई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सेंट्रल आइडिया उसका मोरालिटी नहीं है, वो सेंट्रल आइडिया उसका है कि जो पूरा का पूरा देश है, ज़्यादा दंगे वंगे ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, ठीक है? इतना सा होता है। exactly और oh, एक ज़माना था जब एक्चुअल में इट वाज इन लॉ कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खरीद सकते हैं, गुलाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्लेव का जो कॉन्सेप्ट है। और यही नहीं, मतलब उससे पैदा हुआ बच्चा भी आप ही की प्रॉपर्टी है। तो ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस कुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर किया जाता है, जिसका थोड़ा सा एक्सटेंशन फीमेल की रेल में भी निकलता है कि फीमेल्स को भी प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जो कि अभी कोई रिटन रूल नहीं है, लेकिन वी नो कि किया जाता है। तो मैं तो बस इस तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरी सोसाइटी को चलाने के लिए इस तरीके के रूल्स मैंने अप्लाई करे भी हैं कि भैया जिसके अंदर में इट इज़ नॉट अलाउड, अलाउड इन द सेंस इसलिए नहीं क्योंकि देखो नेचर के अंदर में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो नेचुरल है। ये शब्द ही अपने आप में इतना निरर्थक है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है yeah ना कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, तो उसके अंदर में तो तुम सीधे बोलो कि भैया देखो अननेचुरल है स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ भागना, तुम्हारे में दम है तो करके दिखा दो। अगर वो नेचर में नहीं हो रही है तो मतलब कि वो अननेचुरल है, अगर हो रही है तो नेचुरल है। तो exactly तुम में तो दम नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ भागने का, तो वो है अननेचुरल चीज़। अगर यहाँ पर दिखाई ही दे रही है तो वो नेचर के अंदर में एग्जिस्ट कर रही है ना। इट इज़ नॉट अबाउट नेचुरल और अननेचुरल, इट इज़ अबाउट yeah एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट। और मैं कह रहा हूँ okay तुम्हें कि भैया मैं जो अपने पर्टिकुलर देश के लिए रूल्स बना रहा हूँ उसके अंदर में मुझे नहीं नज़र आता है कि ये पर्टिकुलर चाहे वो वोटिंग राइट टू वुमेन हो, मैं नहीं दे रहा, चाहे वो समलैंगिक शादी का जो कि इंडिया में अभी भी नहीं है वो है। हाँ मतलब exactly आप सीधे एक्सटेंशन क्वेश्चन आप सीधे ये नहीं पूछेंगे कि बोलेंगे कि भैया जब तुमने डीक्रिमिनलाइज कर ही दिया इसको तो उसके साथ में शादी का भी वो दे देते, तो मालूम है कि क्या है हाँ उसके कि भैया बहुत भसड़ मच जाएगी क्योंकि तुमको इतने ज़्यादा नए रूल्स इम्प्लीकेशन में लाने पड़े, क्योंकि अभी इतनी भसड़ है पति पत्नी में इतनी भसड़ चल रही है कि भैया जब तो पत्नी जब छोड़ के जाएगी तो फिर बच्चा किसके पास रहेगा, कितना प्रॉपर्टी लेके जाया जा हाँ सकता है, कितना नहीं लेकर के जाया जा सकता है। अब बैठ करके सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे एलजीबीटी के लिए भी बैठ करके, और वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में। किसी बाहर का तुम कॉपी पेस्ट मार दोगे उतना आसान भी नहीं है, इंडिया वाले इतने भी ज़्यादा बेसिकली लोड नहीं लेवल लेना पे चाहते। समझदार नहीं है। नहीं ले हम्म रहे। तो मेरे पर्टिकुलर खाके में वो चीज़ सही नहीं बैठती है। लोगों का बस इतना सा वो है, इट इज़ वो हम्म क्योंकि वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते चीज़ों को उतना अच्छे से, इसलिए वो डायरेक्ट इसी बात पे आ जाते हैं, नहीं नहीं हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, या इट इज़ अननेचुरल है और इट इज़ अननेचुरल अनएथिकल है। या तो एथिक्स पे लेकर के आ जाते हैं बातों को, लेकिन अगर आप उसके कोर में जाकर के घुसे तो वो आपको ट्राइबलिज्म ही नज़र आएगा मेरे हिसाब से कि भैया हमारा इज्जत से चल रही है, हम नहीं देखना चाहते ये सब बकवास।
तो और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कि अभी देखें आप कि आज की तारीख में जितना कैजुअली एनिमल राइट नहीं है ना? क्योंकि इंसानों को ही उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, इंसानों को ही उनके ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, औरतों को ही उनके ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कुत्ता तो क्या? एनिमल तो क्या अभिषेक ही उपमन्यु का करेंगे। याद है? तो क्या नाम है? हाँ, अभिषेक उपमन्यु वाला के बोलता है कि भई तुम मेरे को ना इसने वो काला बोल दिया, मेरी रिपोर्ट लिखो। तो वो पुलिस वाला कहता है कि भैया तेरे को काला बोल दिया क्योंकि तू काला है। क्यों? क्योंकि मुंबई वालों के पास वैसे ही मर्डर, रेप, थेफ्ट इतने ज़्यादा केसेज़ हैं, वो कहाँ ये मीनियल सी कहाँ से चीज़ों को लेकर लाएँगे? के घूमेंगे। तो इस बात की पूरी संभावना है ना दोस्त कि आज से हो सकता है 50 साल के बाद लोग ज़्यादा इतने ज़्यादा वोक हो जाएँ, क्योंकि सही गलत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उतना ही ज़्यादा तरीके से आ जाएँ कि हमको तो एनिमल राइट्स भी उतने ही लेवल पे चाहिए। और निकालो जिस बंदे ने जिस तरीके से मी टू मूवमेंट चला था ना, कि डज़ नॉट मैटर आज चला है मी टू मूवमेंट, तो आज से 50 25 20-25 साल पहले भी अगर किसी बंदे ने किसी लड़की के ऊपर शोषण किया था, व्हिच इज़ केविन स्पाइसी हो या जो भी लोग इसके अंदर में फँसे थे, हुँ, उनको आज भी लोगों ने बायकॉट किया, आज भी उनकी सीरीज़ बंद हुई, आज भी उन लोगों को काम करना मिलना बंद हो गया। एग्ज़ैक्टली हाँ। अगर आज से 50 साल के बाद में लोगों का इतना दिमाग चला और वो लोग बोले कि नहीं, आज से 50 साल पहले जिसने भी वो लिज़र्ड को खोला था ना, उसको ज़रा लटकाओ फांसी पर। तो तो फिर वो तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर तुम नापे जाओगे, क्योंकि आज की तारीख में वो नहीं है ना। आज की तारीख में इंसानों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, तो एनिमल को तो कोई क्या ही देखेगा। तो थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली। मेटा जा रहा हूँ मैं कि क्या नाम है इस वाले आइडिया को लेकर के। तो नेचुरल तो है, क्योंकि एनिमल्स में भी देखने को मिलता है बहुत अच्छे तरीके से, और हमारे पास थोड़े बहुत अच्छी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, लेकिन नो डाउट साइंटिफिक बैकिंग है। उतनी उसमें और ज़्यादा रिसर्च होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी कितना ही टाइम हुआ है लोगों को खुल करके सामने आने के लिए। तो रिसर्च वो लोग रिसर्च हाँ, में भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसका कितना ही मतलब पॉसिबिलिटी है। तो अभी शुरुआती स्टेज में है हमारी रिसर्च। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो कौन-सी ऐसी चीज़ है, मतलब कोई कोई बंदा सीरियल किलर भी है ना, तो उसके सीरियल हाँ, किलर होने के जो पीछे। वो हैं आपके हुँ, उसके जीन्स में भी मिल जाएँगे आपको कुछ, कि वो व्यक्ति को इमोशन फ़ील ही नहीं होता है। वो व्यक्ति को जैसे कि कई सारे केसेज़ हैं, जैसे रॉबर्ट सपोल्स्की की किताब है बिहेव, तो उसके अंदर में एक व्यक्ति को चोट लगती है और उसके बाद उसके ब्रेन में ट्यूमर आ जाता है, तो उसके बाद अपनी फैमिली को मार देता है, आत्महत्या कर देता है। लेकिन उससे पहले वो चिट्ठी लिख करके जाता है कि प्लीज़ मुझे पता मेरी सर्जरी मतलब मेरा ऑटोप्सी जब करोगे, मेरा जब पोस्टमार्टम करोगे, तो प्लीज़ चेक आउट माय ब्रेन। मुझे लगता है कि मेरे साथ समथिंग इज़ रियली रियली रॉन्ग। तो पता चला कि उसके जो अमिग्डाला वाला जो रीजन है, लिम्बिक सिस्टम है, उसके पास में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसका अग्रेशन और वो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं रही। लोग कई बार ओके। लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जिसके बाद लोगों की पूरी इगास मोनिस करके एक पर्टिकुलर बंदा था, तो वो रेलवे ट्रैक लाइन पे काम कर रहा था। इतना बड़ा रॉड लिटरली उसके इस आँख से घुसा, और इस आँख से घुसने के बाद यहाँ से निकला इतना मोटा रॉड, और उसका स्कल अभी भी हुँ, जो है पड़ा हुआ है, और उसकी फ़ोटो भी है क्या नाम है उसके साथ में। और उसका हुँ, पूरा का पूरा फ्रंटल वाला जो पार्ट है ब्रेन का, काफ़ी हिस्सा जो है वो चला गया। लोगों को लगा मर जाएगा, वो एक बंदा मरा नहीं, लेकिन उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। जो पहले था जिस तरीके का व्यक्ति, वो अब नहीं रहा। तो हम कहाँ पर रुकेंगे? हमको लगता है कि यार कि हम हमारे सारे डिसीज़न्स हम खुद ले रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। और इसीलिए ये जो आप मुहिम देख रहे हैं ना फ्री विल वाली, कि फ्री विल नहीं होती है, तो बस वो वहीं हाँ, से आ रहा है कि किस तरीके से आप चीज़ों को बस ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके हर एक्शन का कोई ना कोई रीज़न आप अगर निकलें पता करने के लिए, एग्ज़ैक्टली तो हाँ, आप किसी ना कोई रीज़न आप उसमें पता करके ले आएँगे कि इसका ये एक्शन जो है, वो इस वजह से हुआ था। अगर बैटमैन को माँ नहीं मरी होती, तो क्या बैटमैन होता? मतलब उसके सारे हाँ, पैरेलल वर्ल्ड्स हैं ना, कि एक पैरेलल कहानी है जिसके अंदर में बैटमैन ही जोकर बन जाता है, या द किलिंग या, जोक जो लिखी थी, किलिंग जोक के अंदर में हुँ, जो जोकर है वो यही प्रूफ करने की कोशिश करता है कि अगर मैं जोकर हूँ, इट इज़ नॉट मेरा कोई इन्हेरेंट कैरेक्टर नहीं है जोकर का। मतलब कि जो एग्ज़ैक्टली, किलिंग जोक करके जो पर्टिकुलर वो है, मतलब कॉमिक है, उसके अंदर में वो क्या करता है कि जो गॉर्डन है, जो कमिश्नर है, कमिश्नर जी गॉर्डन है, हाँ, उसको उसकी बेटी को उसके सामने मारता है, उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा करता है वो, कि
और वो उसका आइडिया है कि बैटमैन को दिखाऊंगा कि मैं गॉर्डन को जोकर बना दूंगा और ये बात प्रूफ कर दूंगा कि जो केवल और केवल सिनेरियो था, कि अगर तू भी होता ना, मतलब बैटमैन तू खुद भी होता, तो तू भी ओके। जोकर बन जाता। जोकर जो है कोई इंडिपेंडेंट फिलॉसफी, इंडिपेंडेंट बंदा नहीं है। इट इज़ कि अगर उतनी ज़्यादा बुरी स्थिति किसी की भी होती तो वो जोकर बन जाता। तो किस तरीके हाँ, से जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारी जेनेटिक्स दोनों मिलकर के ही हमें हम बनाती है। थोड़ा लाइक मिक्स्ड हम आंसर इसे दिया मैंने, बट सॉरी। जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर क्या काउंट कर सकते हैं हम, ये जो चीजें आ हर रही हैं, चीज़, लाइक? हर चीज़, हाँ, मैंने बोला ना कि आप, वो कहानी याद है कि बामन अवतार होता है एक। बामन अवतार में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भैया हाँ, आपसे, एग्जैक्टली। आप वो लीजिए, क्या नाम है, हम्म, बताइए आपको क्या चाहिए। तो बोलता है कि 3 हम्म। कदम ज़मीन दे दो। तो वो 3 कदम हाँ, ज़मीन हाँ, में, ये पहले कदम में धरती नापते हैं, दूसरे में स्वर्ग नापते हैं, बोलते हैं कि अब तीसरा कहाँ रखूँ? तो बोलते हैं कि मेरे सर पे रख लो। सर पे। तो 3, हाँ, तो वही वाला हिसाब है कि आप 2 कदम में पूरी दुनिया नाप दी आपने, और वो 2 कदम क्या हैं? जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, खत्म। हाँ, इससे, हाँ, वामन अवतार से मुझे एक चीज याद आई है कि लाइक मैंने कहीं तो ये चीज देखी थी, अभी नहीं पहले देखी थी, कि हुँ, लाइक दे आर दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि उनके वेद में, उनके स्क्रिप्चर्स में एवोल्यूशन है। लाइक हुँ, उन्होंने पहले मत्स्य अवतार कहा, पहले मतलब हुँ, विष्णु जी ने 10 अवतार लिए हैं आई गेस, जितना भी। हुँ, तो स्टार्टिंग में मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार के बाद आपका वामन अवतार, या बीच में एक है। उसके बाद एक ऐसा अवतार था, नरसिंह अवतार था, जिसमें बेसिकली आधा जानवर आधा इंसान था। एंड कंटिन्यू टू आपके जो कृष्ण और राम कृष्ण थे। तो बेसिकली दे सेड कि इंसान की तरफ आए हैं, मनुष्य की तरफ आए हैं, मत्स्य अवतार से लेकर के, कि तो यहाँ पर हम एवोल्यूशन हमें दिख रहा है। ये काफी पहले मैंने देखा था, मेरे माइंड में था कि क्या मैं इसके बारे में क्या जानकारी ले सकता हूँ, कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक है भी कि नहीं है। सो क्या लगता है आपको, लाइक इसके बारे में? इज मतलब देयर ये एनी? तो है म एक बहुत सारे आयाम हैं, मैं अलग-अलग आयाम कवर करने की कोशिश करूँगा। पहला, कि इस तरीके का काम तभी होता है जब वो आ जाता है एग्ज़िस्टेंस में। लेकिन याद रखें, इस दुनिया में एरिस्टोटल भी थे जिन्होंने बोला अ, कि चीज़ों का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट का स्टेट है। जो चीज़ रेस्ट में रहती है वो रेस्ट में रहती है, और जो चीज़ आप अगर उसको चला दें तो अल्टीमेटली रेस्ट में आती है। ये एरिस्टोटल वगैरह भाई साहब के हाँ, स्टेटमेंट हुआ करते थे। लेकिन या, फिर आपके आए अलग-अलग दूसरे भाई साहब, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, जो नेचुरल स्टेट है वो जो रुका है वो रुका वाली स्टेट है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जो इनर्शिया का लॉ जिससे आया। या, इसके अलावा फिर इसी को जब आगे बढ़ाया तो एरिस्टोटल भाई साहब ने बोला कि हर चीज़ की जो प्रवृत्ति होती है, किताब का नाम ही उनके फिज़िक्स है। मतलब ये समझो कि कितना बड़ा इंसान है कि उसने जो शब्द हाँ, लिखा, उस वो पूरी रेल्म बन गया है, उन्हीं का शब्द है फिज़िक्स। किताब हाँ, ही इसी नाम फिजिक्स। से है। तो उनका मानना था कि किस तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो धरती की तरफ आकर्षित होती है, तो धरती की प्रॉपर्टी है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ये उनका खींचना की। मानना था। और ये केवल और केवल एरिस्टोटल ने कहा, यहाँ पर बागभट्ट मतलब ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, मतलब जितने भी बड़े-बड़े नाम आपने अलग-अलग देशों के अंदर में जानते हैं, सब लोगों को दिख रहा है ना। मतलब कि अगर मैं आपको भी बोलूँ, अगर इफ यू आर अ क्यूरियस पर्सन, तो यू विल सी कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ छोड़ता हूँ तो वो धरती की तरफ जाती है। तो इट्स अ सच अ लॉजिकल एक्सियम टू मेक, और लॉजिकल हाइपोथेसिस टू मेक, दैट इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स इट, राइट? एग्जैक्टली। और लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फिर न्यूटन भाई साहब आते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि जिस फ़ोर्स से ये गेंद अपने आप को, जो धरती जो है इस गेंद को खींच रही है, उसी ही फ़ोर्स से ये सेब भी इस पर्टिकुलर धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, बट बिकॉज़ ऑफ मास हाँ, इसका इतना ज़्यादा है धरती का, और सेब का मास इतना कम है कि दिख धरती नहीं रहा है। एक्सेलरेशन ले ही नहीं पाती है, जितनी जल्दी एक्सेलरेशन वो सेब ले जाता है, जिसकी वजह से वो धरती पर जल्दी गिर जाता है। लेकिन अगर आपके पास इतने सटीक उपकरण हो तो आप एक्चुअल में देख पाएँगे कि धरती भी मूव हुई है। चाहे वो हाँ, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का 10⁻⁻5 पार्ट हो, लेकिन वो दोनों की प्रॉपर्टी है इस तरीके से मूव करना कि धरती भी सेब की तरफ आई है। वो बट वो एक्सेलरेशन उतना ले नहीं पाई है, बस इतना सा अंतर है। ले नहीं तो पाए। हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो न्यूटन साहब हैं, उनकी महारत इस चीज़ में नहीं थी कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को बता दिया था।
उनकी महारत इस चीज़ में थी कि उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था। उसका जो मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आप सारी सैटेलाइट्स एग्जैक्टली। पहुँचा पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गया है। अब यही पर्टिकुलर चीज़ ज़रा आप इवोल्यूशन के उस पर्टिकुलर आइडिया पे लगाएँगे। तो जब आपको पता चलेगा कि आपको क्या लग रहा है कि डार्विन वो पहले इंसान थे जिन्होंने इवोल्यूशन को बताया? नहीं। डार्विन से पहले लेमार्क जो कि बहुत बड़ा नाम है, हमेशा से पढ़ाया जाता रहा है किताबों के अंदर में भी। तो ऐसा नहीं कि लेमार्क और डार्विन ऐसे यारी थे और घर के आसपास में रहते थे, वो उनसे बहुत सीनियर थे, सालों सीनियर थे। वो भी इवोल्यूशन के आइडिया को मानते क्या थे, मतलब कि उन्होंने भी एक पर्टिकुलर आइडिया दिया। उन्होंने इस तरीके से बोला कि देखो दोस्त, ऐसा है कि जो जिराफ है ना, ये जिराफ जब गर्दन ऐसे उचकाता है खाना खाने के लिए पेड़ से, तो ये अपने गर्दन का जब ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से इसकी गर्दन पे दबाव पड़ता है, तो इसके बच्चों की गर्दन थोड़ी-सी लंबी हो जाती है और इस तरीके से अगली जनरेशन में गर्दन लंबी होती चली जाती है। तो उन्होंने यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का एक एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन याद रहे कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन इवोल्यूशन का ही दिया है, किसी और चीज़ का नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। डार्विन केवल फेमस इसलिए है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है इवॉल्व होने का या बदलने का, वो सटीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बिल्कुल उस तरीके बहुत से अच्छा। जिस तरीके से न्यूटन से पहले भी लोग गुरुत्वाकर्षण समझते थे, जानते थे, बूझते थे, लेकिन जो उसकी सही व्याख्या है, सही एक्सप्लेनेशन है, वो न्यूटन ने दी है। उसी तरीके से बेसिकली डार्विन समझ इसलिए में फेमस आना नहीं है चाहिए। कि हाँ, डार्विन हम्म। इसलिए फेमस नहीं है कि उन्होंने इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने डार्विन ने इवोल्यूशन के जो मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन है, उसको सही क्या? तरीके से बताया था। बिल्कुल, अब यहाँ से जब आपको ये बात समझ आ जाएगी, तब आप बहुत प्यार से, जो सद्गुरु जब बोलते हैं कि हमारे पास मत्स्य अवतार, वराह अवतार और ये जितने भी परशुराम, राम, हाँ, जितने भी अवतार हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में जो अकेली चीज़ मिसिंग है, वो इस बात को तो एंटरटेन कर रहे हैं कि चीज़ें बदलती हैं और एक दिशा में बदलती हम्म, हैं। लेकिन द हम्म, द द द द मेन पार्ट व्हिच इज़ मिसिंग फ्रॉम देयर, बिल्कुल वही उसी तरीके से जो बात ब्रह्मगुप्त के आइडिया से गायब थी कि वो क्या है, वो फ़ॉर्मूले, वो क्या है कि 2 चीज़ों के बीच की दूरी के स्क्वायर से घटता है जो फ़ोर्स है ना? वो चीज़ मिसिंग थी किसमें? ब्रह्मगुप्त और न्यूटन के बीच में, या एरिस्टोटल और न्यूटन के बीच में, वही चीज़ न्यूटन के मिसिंग बीच है। में। आपके जो सद्गुरु जब इस बात को बोलते हैं कि हमें इवोल्यूशन पता था, तो सद्गुरु बोल रहे हैं इवोल्यूशन था, लेमार्क भी बोल रहे हैं इवोल्यूशन था, और भी बहुत लोग बोल रहे हैं। लोगों को नज़र आ रहा है ना कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलती सी प्रतीत होती हैं, लेकिन उसका जो सही मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन है कि असल में क्या हो रहा है, द वेरिएशन एंड सिलेक्शन का जो आइडिया है, वो डार्विन ने दिया था। और यकीन मानिए, डार्विन ने भी नहीं दिया था। डार्विन क्या हुआ कि डार्विन जो है जब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर में एमबीबीएस कर रहे थे, उनके पिता भी बहुत बड़े फिजिशियन थे, खानदानी एलीट थे। इतना ज़्यादा अंधा पैसा था उनके पास कि मतलब ये समझिए कि करोड़ों रुपए लगते हैं एक वॉयज के अंदर में, और उससे पहले वो वॉयज पे चले गए थे करोड़ों रुपए लगाकर, आज के करोड़ों रुपए लगा वो भी करके, उस इतना अंधा टाइम में। पैसा था। या। तो क्या हुआ कि तो उनको भेजा गया कि पिताजी फिजिशियन है तो तुम भी फिजिशियन करोगे, वही भारत वाला हिस्सा। तो लेकिन क्या या। हुआ था कि उस समय तक जो एनेस्थीसिया है वो बना नहीं था, एनेस्थीसिया हुआ ही नहीं था। अब एनेस्थीसिया नहीं हुआ था तो उनको दिखता था कि लोग चिल्ला रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, तो उन्होंने एमबीबीएस छोड़ दी, फिर चले गए लॉ करने के लिए, वहाँ पर भी उनसे नहीं जिला तो लॉ भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जो डिग्री असल में की, वो डिग्री है उनकी डिविनिटी के अंदर में, मतलब कि जो ऊपर वाले की जो संरचना है, जो कि डिग्रीज आज भी होती हैं, उसके अंदर में हाँ, उन्होंने ये ओके, किया। ओके। उन्होंने इस चीज़ को कभी पब्लिश नहीं किया, इसके ऊपर लिखा, बातें लिखी, उनका वो पन्ना आज भी उतना ही पॉपुलर है जहाँ उन्होंने लिखा है कि आई थिंक, और नीचे उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया हुआ है। वो पन्ना आज भी पॉपुलर है, अगर आप गूगल पे डार्विन आई थिंक लिखेंगे तो वो पन्ना आपको देखने के लिए मिलेगा उनकी डायरी का। लेकिन ये अपनी इस पर्टिकुलर खोज को न कर दुनिया के सामने पेश किया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बात सीधे-सीधे द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अगेंस्ट जाती है, तो उन्होंने, और उनकी डिग्री भी डिविनिटी हाँ, वगैरह के अंदर में ही थी, तो उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश करना मुनासिब नहीं समझा और पब्लिश नहीं किया। और लेकिन उनके ओके। एक्सपीडिशंस, उनके अलग-अलग वॉयजेस पर जाना इतना बड़ा था कि उनका नाम इस दुनिया में बहुत, बहुत, बहुत आगे जा चुका था, इतना आगे जा चुका था कि
यहाँ समझिए मेंडल का आपने नाम सुना है, ग्रेगर मेंडल ना, हाँ, जिनका मतलब अगर जेनेटिक्स में जो सबसे बड़ा नाम है। हाँ, ग्रेगर मेंडल तक ने उन्हें खत लिखे। वो खत उन्होंने कभी खोल के नहीं देखे, लेकिन उनकी लाइब्रेरी से ग्रेगर मेंडल के खत तक मिले हैं। उसी तरीके से एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था एल्फ्रेड रसेल वॉलेस। एल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने भी उनको खत लिखे और खत के साथ अपनी हाँ, सारी ऑब्जर्वेशन लिखी। और उस व्यक्ति ने, एल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने, वो सेम ऑब्जर्वेशंस दी, वो सेम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जो डार्विन ने कभी पब्लिश नहीं किया था। अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि डार्विन को जब ये पता चला तो दोनों ने फिर मिल करके अपना ये जो आइडिया है दुनिया के सामने मिल करके पेश किया। बस अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का नाम इसलिए नहीं जानते हैं आप, क्योंकि डार्विन ने जो इससे पहले अपनी हज़ारों पन्ने का पोथड़ा था, उसमें से बहुत छोटा पार्ट जो है निकाल करके ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से जो किताब है वो पब्लिश कर दी। और वो पब्लिश जनता के अंदर में बिल्कुल जिस तरीके से चेतन भगत पॉपुलर हो गए, उसी तरीके से डार्विन भाई साहब जो है पॉपुलर हो गए, और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का आप नाम कभी नहीं सुनेंगे। मतलब बेसिकली डार्विन नहीं चाहते थे कि अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का नाम आए। नहीं, नहीं, बहुत अच्छे से चाहते थे, बहुत अच्छे से हाँ, चाहते थे। अगर ना चाहते होते तो दोनों कभी मिल करके सेम पब्लिकेशन, सेम पेपर में अपना वो नहीं पब्लिश करते। मतलब ये दोनों का बड़कपन था कि डार्विन इतने कमीने ने, ये आज की तारीख की असलियत है कि आप देखेंगे कि स्कूपिंग बोलते हैं हम रिसर्च वर्ल्ड में इसको, कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 व्यक्ति अलग-अलग समय पर या सेम समय पर सेम आइडिया पर पहुँचे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, लेकिन हम मानते हैं कि जिसने पहले पब्लिश करा दिया उसके जो है वो आप ग्रांट ले लेते हैं, जिस तरीके से पूरा एल्बर्ट का पूरा आइंस्टाइन क्रिस के नाम पर जब एल्बर्ट नहीं आइंस्टाइन थ्योरी मतलब ऑफ रिलेटिविटी दे रहे थे, उस टाइम पर एक और साइंटिस्ट था जो सेम टाइम पर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी तक पहुंचे थे, बट आइंस्टाइन का नाम हम जानते हैं और उनका नाम नहीं जानते। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी चीजें होती पॉसिबल। हैं। तो लेकिन मैं इस होती बात में इसको हाँ, क्लियर कर दूं कि नहीं, दोनों ने बहुत अच्छे हाँ, से मिल बांट करके, जेंटलमैन जो आता है ना, क्रिकेट यूरोप का है हाँ, और जेंटलमैन्स गेम, तो वो दैट बीइंग अ जेंटलमैन दोनों ने मिल करके वो आइडिया जो है पब्लिश किया था। नाइस, ओके। मतलब लग रहा है आज की आज नॉलेज आ रही है। ओके। कहानियां हैं। कहानी है बट इंटरेस्टिंग है और यूजफुल भी है, इसके लिए। ठीक है, और मैं क्या पूछूं आपसे, मेरे दो मेन थे, एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कुछ टाइम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसके बारे में अगर बात करने बैठेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ चलती ही जाएगी, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ यू सजेस्ट सम बुक्स ऑन एवोल्यूशन, अगर किसी को पढ़ना हो, जानना हो एवोल्यूशन को काफी ज्यादा करीब से, तो कौन सी बुक्स हैं जो वो पढ़ सकता है? इवोल्यूशन के लिए ना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक येल का कोर्स है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो ले लो। क्योंकि क्या है ना कि एक बार आप यकीन माने, मैंने जो आपको एक बात स्टेटमेंट दिया, वेरिएशन सिलेक्शन, इतिहास में जब भी कारीगरी इसमें नहीं है कि आपको मैं 5 मोटी मोटी किताबें पढ़ाऊं और फिर वो 5 चीज़ें एक्सप्लेन करें। कारीगरी हमेशा से इस बात में रही है कि एक लाइन का स्टेटमेंट होगा और वो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करता होगा, बस आप क्या करेंगे, अलग अलग उदाहरण उठाते फिरेंगे और उन अलग अलग उदाहरणों से बार बार उस आइडिया को रिविजिट करेंगे, लेकिन वो आइडिया अपने आप में एक लाइन से ज़्यादा का नहीं है। उसी तरीके से जो इवोल्यूशन का जो आइडिया है वो आप तक पहुंच चुका है, वेरिएशन सिलेक्शन, खत्म खत्म। बस अब क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग नज़रियों के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ इस सेम आइडिया को बार बार रिविजिट करेंगे, बस इतना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो वो आप आँख बंद करके, इतनी सारी किताबें हैं, आप बस मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप उठा लीजिए, मतलब मैंने कोर्स बताया इवोल्यूशन का, जो येल का वाला जो कोर्स है वो यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, अगर वहाँ से उठा सकते हैं, जिन लोगों को पसंद है वो वाला कोर्स उठा लीजिए। जितने भी रिचर्ड डॉकिंस का माल पानी है वो उठा लीजिए। रॉयल इंस्टीट्यूशंस के अगर आप इवोल्यूशन के लेक्चर्स देख सकते हैं वो उठा लीजिए। मैट रिडली का इवोल्यूशन के ऊपर काम है वो उठा लीजिए। तो मतलब
दोबारा से मैं बस याद दिला दूँ, कुछ नहीं है। Yeah, वो exactly. स्टेटमेंट पहुँच चुका है, बस वो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से रिविज़िट करेंगे। इक्वेशन ऑफ Exactly. मोशन हाँ, अगर 3 हैं, हाँ, तो 3 हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़रा किसी में औकात है तो ज़रा एक भी वेरिएबल को इधर से उधर हट खिसका करके दिखा दे। नहीं दिखा सका, क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? 50 किताबें हाँ, अगर आप लाओगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बदलाव उसके एग्ज़ाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस, लिखने के उसके तरीके में करेंगे और क्या। तरीका, उन सब में ऊपर-नीचे की जा सकती है, लेकिन 3 इक्वेशन ऑफ हाँ, मोशन हो गई तो हो गई, खत्म, डॉट। ख हाँ, वही चीज़ है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि लाइक अगर लॉ ऑफ इनर्शिया है तो है, एक लाइन में लॉ ऑफ इनर्शिया बता दिया गया। अब एक लाइन के लॉ ऑफ इनर्शिया को, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब इनर्शिया के तरीके में समझाने में ही चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। हाँ, सही है। एक लास्ट चीज़ जो अब मैं पूछने वाला हूँ, दैट इज़ कि मेरा पर्सनल ये चीज़ है, कभी-कभी सोचता रहता हूँ, लाइक इज़ जेनेटिक म्यूटेशन पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ, लाइक आपने क्रिश 3 देखी होगी, कि उसमें किस तरीके से क्रिश जेनेटिक 3 क्या म्यूटेशन पूरा करके। आइडिया म्यूटेंट से उठाया हुआ है, हाँ, उसमें क्रिश 3 पर जाने की वही क्या चीज़ है। ज़रूरत है? मतलब म्यूटेंट्स पूरा का पूरा हाँ, ऐसे हाँ, ही। ठीक है। तो क्या हुँ, ये हुँ। पॉसिबल है? लाइक ह्यूमन से किसी और एनिमल को लिंक करके जो चीज़ें की जाती हैं, कि तो क्या ये लॉजिकल है? क्या ऐसा हो सकता है? लाइक ऐसा। देखिए, सत्य बीच में है। हम लिटरली लैब के अंदर में म्यूटेशंस क्रिएट करके, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जी है, कोई पर्टिकुलर प्लांट है, उसके अंदर में लिटरली हम उस पे गामा रेज में, तुमको क्या लग रहा है ये जो उनके आइडियाज है कहीं और से आ रहे हैं? ये जो हुँ, हल को गामा रेज पड़ी और उसके बाद उसको बदल गया और उसके अंदर में ताकत आ गई, ये किसी व्यक्ति को आइडिया स्क्रैच से आया विदाउट एनी साइंटिफिक बैकग्राउंड? ये आइडिया ना आते ऐसा ही नहीं हो सकता। रेसिप्रोकल से हैं, चाहे आपके ये जो साइंस की दुनिया में ये जो शब्द आपने सुना है रोबोटिक्स, ये आइजैक एजिमोव जो साइंस साइंस फिक्शन के कर्ता धर्ता हैं, उनका कॉइन किया हुआ चलते फिरते एक वर्ड है, जो जिसके बेसिस हुँ, पर आज आपकी पूरी साइंस की इंडस्ट्रीज की रोबोटिक्स, पूरा आपका चाहे इलॉन मस्क की कंपनी रोबोट्स बना रही हो, चाहे एनवीडिया के बना रहे हो, चाहे बाकी एग्ज़ैक्टली। कंपनीज के बना रहे हो, ये रोबोटिक्स शब्द वहीं से आ रहा है। तो ये जितनी भी आपको साइंस साई-फाई के अंदर में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इन मतलब कि साइंस के अंदर में जो भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये लोग नर्ड हैं। ये आते ही वहाँ से हैं, जो जितनी भी साइंस फिक्शन की जो किताबें होती हैं, वहीं से आते हैं। सन 1950-60 के दशक में ये काम हो रहा था धड़ल्ले से, प्रायर टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि वर्ल्ड के लेवल पे हुआ था और इंडिया के लेवल पे हाँ, हुआ था। तो वर्ल्ड के लेवल पे जब हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? हम चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर हेक्टेयर से जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। अब पैदावार को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसके अंदर में रैंडम म्यूटेशन जनरेट करें। वो रैंडम म्यूटेशंस केमिकल्स के ज़रिए हमने जनरेट की, वो गामा रेज़ के ज़रिए हमने जनरेट की। जब हमने गामा रेज़ के ज़रिए हमने वो पर्टिकुलर म्यूटेशंस जनरेट की, तो उसमें से कुछ म्यूटेंट्स ऐसे निकले जिसमें जो उसका जो मेज़ का जो मक्के का पौधा था, जो उसका जो फल था, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। हमने उसको सेलेक्ट कर लिया और आगे उसको और मतलब कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते-कराते हमने उसको साइज़ और बड़ा कर लिया और बन गया। आप यकीन माने वो जो हरा रंग, गामा रेज़, पेड़, पौधे, आप जब इसके पुराने निकालने के लिए जाएँगे, तो आपको ये सारी चीज़ें साइंस फ़िक्शन से ही निकलती हुई नज़र आएँगी, ये कहीं और से नहीं आ रही हैं। ये म्यूटेंट शब्द एग्ज़ैक्टली। बैठ कर के स्टैन ली ने कॉइन नहीं किया है। म्यूटेंट्स ये या जो कोर सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आपको पहले जानकारी जहाँ से मिलती है, आप उसको ओरिजिन मान लेते हैं। ज़्यादातर हाँ, बच्चों को म्यूटेंट की जानकारी उनकी साइंस क्लास से नहीं मिली है, उनको ज़्यादातर जानकारी हाँ, उनको स्टैनली और म्यूटेशन की जो मूवीज़ हैं, साइ-फाई कॉमिक्स हैं, वहाँ मूवीज़। से मिलती है। तो उनको लगता है कि ये जानकारी प्राइमरी है, ओरिजिनल है। देखो इसके जैसा काम देखो इससे सीख करके ये साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, बल्कि असल सच्चाई क्या है? एग्ज़ैक्ट उल्टी है कि लैब के अंदर में हम उस तरीके के प्लांट्स बना रहे थे। एक बंदे में दिमाग आया तो उसने बोला कि चलो इसको क्या करके देखते हैं, इसको वो करके देखते हैं, इसको वो इंसानों पे अगर अप्लाई कर दिया जाए तो कितना हाँ, खूबसूरत ख़्याल है ना? तो चलो वो पूरा का पूरा ट्रू। म्यूटेंट्स की इंडस्ट्री बन गई। आप देखें तो जितने भी
साइंस फिक्शन के राइटर मिलेंगे, उनका बहुत लोगों का बैकग्राउंड साइंस का ही मिलेगा। और अच्छा साइंस फिक्शन का एग्जैक्टली, राइटर बगैर साइंस के बैकग्राउंड के हो ही नहीं सकता। आपके हो ही नहीं दुनिया के सकता। सबसे फेमस राइटर्स में से एक सर आर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने आपका शेरलॉक होम्स के जो राइटर हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर में एमबीबीएस के स्टूडेंट थे। और उनके एक प्रोफेसर थे जो कैडेवर को जब लेकर के आते थे क्लास के अंदर में, तो बताते थे कि इस व्यक्ति के देखिए कि इस व्यक्ति के यहाँ पर कैलस है, इस व्यक्ति के यहाँ पर कैलस है, यहाँ पर कैलस है मतलब कि ये लकड़हारा रहा था, इसकी उंगलियों के अंदर में आपको ये निशान मिलेंगे। वो केवल और केवल व्यक्ति का शरीर देख करके एनालाइज करते हुए बताते थे, जो उसके प्रोफेसर थे सर आर्थर कॉनन डॉयल के, कि ये कौन व्यक्ति था, किस तरीके से मरा, कहाँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। वही ऑब्जर्वेशन का एक्सट्रापोलेशन तो आपको शेरलॉक होम्स की रीजनिंग में मिलता है कि अच्छा शेरलॉक होम्स की एग्जैक्टली। पूरी रीजनिंग केवल और केवल इस तरीके से है। आपके द ब्रेव वर्ल्ड करके जो आपकी किताब है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ये सारे के सारे आप यकीन माने उनके काम आज की तारीख में कार्लो रोवेली को उठा लीजिए, कार्लो रोवेली का आपके ही उससे वाबस्ता है, टाइम के रेल में उनसे आज की तारीख में सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं है कार्लो रोवेली के, बताते हैं कि किस तरीके से सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द रीजन व्हाई द टाइम इटसेल्फ एग्जिस्ट्स, कि और किस तरीके से उन्हीं की नॉवेल है हेलगोलैंड, कि वही व्यक्ति जो अभी पराकाष्ठा पे है साइंस के वर्ल्ड में अपने नंबर 1 पे बैठा है, और वही व्यक्ति जो है साइंस फिक्शन भी लिख रहा है हेलगोलैंड। लोगों को लग सकता है वो देख करके, अरे यार वो म्यूटेशन ऐसा हो सकता है क्या जैसे वो उसमें दिखाते हैं, अरे वो हो नहीं सकता है, वो आइडिया हाँ, उठाया ही साइंस से गया हुआ है। हाँ, ये सब आइडियाज आखिर आए ही साइंस से। आप क्रिस्टोफर नॉलन को ले लीजिए, आप कौन नहीं जानता क्रिस्टोफर नॉलन को। जितने भी आइडियाज होते हैं, आप इंटरस्टेलर आप जानते होंगे, इंटरस्टेलर इज लेजेंडरी मूवी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे फिजिक्स से ही आते हैं, उसको साइंस फिक्शन में डाल दिया जाता है। वेरी नाइस, मजा आ गया आज, मतलब क्या काफी नाम सारे। है, जो जिनको बाद में मिला था, बात तो ये बहुत पहले से हो रही थी। अगर आप देखें, जी, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका जिनको नोबेल प्राइज में मिला ना, मतलब पीटर क्रिप्स, नोबेल प्राइज। हाँ क्रिप्स है ना, क्रिप्स क्रिप क्रिप किप थॉर्न, किप थॉर्न, किप किप थॉर्न, हाँ, KIP, थॉर्न। किप थॉर्न इज द हाँ, हाँ, साइंटिस्ट हाँ, हु वाज बिहाइंड द फिजिक्स। क्योंकि साइंटिस्ट बाहर वगैरह। के लोगों में फिर भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि अगर पर्टिकुलर कोई दो चीज़ें जो कि मैं रश करता हूँ कि इंडियन कंटेक्स्ट में भी आए, और वो दो चीज़ें हैं कि बाहर के लोग अगर बिग बैंग थ्योरी जैसा स्टैंड अप जैसा सिटकॉम भी अगर बना रहे हैं, तो उसके अंदर में आपको फिजिसिस्ट मिलेंगे जो कि अगर बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखी हुई है तो वो देखते हैं ध्यान से कि ये सही है कि नहीं है। किप हाँ, थॉर्न जैसे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपके ऐसी मूवीज़ के अंदर में। यस, या फिर जितनी भी चीज़ें पब्लिश की जाती हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल हो, तो उसके अंदर में एक फैक्ट चेकर की पोजीशन होती है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि इंडिया में नहीं देखने के लिए मिलती है। तो हाँ, नहीं होती, आप अगर मिलती है। उसकी जो डीवीडी के अंदर में पैरेलल कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे की वीडियोज़ हैं इंटरस्टेलर का, जो भी डीवीडी वर्ज़न आता है जब भी, तो उसके अंदर में 3-4 घंटे का अलग से कंटेंट आता है कि जिसके अंदर में आप अगर देखेंगे कि उसका पूरा फिज़िक्स, पूरा हुँ, आइडिया, वो लेडी और किप थॉर्न ये 2 बंदे थे, जो कि बुक थी हुँ, पहले, जिस बुक के ऊपर ये आइडिया लिया गया और फिर वो आइडिया इंट्रोड्यूस कराया गया नॉलन को। फिर ये बात एग्ज़ैक्टली, मतलब कि अगर जो भी एग्ज़ैक्टली। व्यक्ति जो इसको अगर ओपन जो अप उन्होंने करना चाहे। एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो ब्लैक होल जो इंटरस्टेलर में गारगेंटुआ ब्लैक होल, जायंट ब्लैक होल दिखा है, उसके पीछे का रीज़न क्या था? फिर जब लास्ट में हमारे पास एक ब्लैक होल आया था जिसकी इमेज आई थी 2022 में निकाली गई थी, 21 में आई गेस, जो इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप से इमेज मिली थी। क्वेश्चन उठा कि वो ब्लैक होल की इमेज उस ब्लैक होल की इमेज से अलग क्यों है? तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि देखने के एंगल में डिफरेंस आता है, तो हमें अलग-अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। काफ़ी अच्छा था। लाइक साइ-फाई इज़ रियली साइंस। बस ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें साइ-फाई में ऐसी दिखाई जाती हैं जो आगे आने वाले टाइम में होंगी। इट्स जस्ट एन आइडिया, हुँ। जो कि अभी एक आइडिया है। हो नहीं, सकती है। नहीं बहुत सोचिए, सारी मतलब मैं इस बात से उतना वाबस्ता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं, चाहे आपका जेम्स क्लिक ले लीजिए या बाकी लोग ले लीजिए, कि आप हमेशा देखेंगे कि इंसान प्रिडिक्शन में बहुत बुरा रहा है इंसान हमेशा से। आप कोई भी आप देखेंगे तो आप उन 1700 के
इमेजेस जब उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेल मैन रॉकेट से खत डिलीवर कर रहा है। मतलब लोगों को ईमेल का आइडिया सपने में भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्या किया जाता है, लोग हमेशा क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी का एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं केवल और केवल। कोई चीज़ जो ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, जो सच में न्यू होगी, वो उसके ख्याल में भी नहीं आएगी। मतलब चाहे वो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेट हो या ये चीज़ें जो जिन्होंने एक्चुअल में सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला, वो गलती से भी आपके किसी भी पुराने जो जितने भी साइंस फाई राइटर हैं उनमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो हम वी आर वेरी इसको किसी ने तो राइटर ने बड़े अच्छे से बोला था कि एक तो हम लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्शन हमारी बहुत बुरी है, चाहे मिचियो काकू जितना मर्जी चिल्ला लें कि ऐसा होगा वैसा हाँ, होगा, बात तो हमारी ठीक है। प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी है। शॉर्ट टर्म में फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं। दूसरा जो है कि हम उसमें शॉर्ट टर्म के अंदर में ओवर एग्जैजरेटेड वो बताते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बिटकॉइन वगैरह आया तो शॉर्ट टर्म के अंदर में उसको हाँ, बोल दिया कि अरे वाह, ये तो पता नहीं क्या कर देगा, ये क्या कर देगा। शॉर्ट टर्म में हम ओवर हुँ, एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को, और लॉन्ग टर्म में हम अंडर एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को। हुँ, कि अगर आप इंटरनेट का तबाही देखें पिछले 30 सालों के अंदर में तो कितनी ज़्यादा है। या एग्ज़ैक्टली। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आज का ये टॉक करके बिकॉज़ आज का पॉडकास्ट आई गेस तुम सभी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा बिकॉज़ आज नॉलेज ही नॉलेज आई है, ठीक है? तो इस नॉलेज को यार यूज़ करो और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक इट क्योंकि अगर इस वीडियो को शेयर भी करना बिकॉज़ अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो जो मेन मोटिव है वो नहीं मिल पाएगा हमें। ये जो चीज़ है, ये रैशनल थिंकिंग है, ये रैशनैलिटी है, जो कि इंडिया में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ तक कि यंगस्टर्स के बीच में, यूथ के बीच में भी बहुत ज़्यादा कम है। जिसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा तो आगे बढ़े, लाइक मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता बट मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। बाकी इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इंस्टाग्राम की आईडीज़ आपको दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा कंटेंट भैया भी अपलोड करते हैं, मैं भी अपलोड करता हूँ, तो जाकर फ़ॉलो करो। भैया के चैनल की लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर सब्सक्राइब करो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो इफ यू लाइक द कंटेंट एंड कमेंट करो जो भी तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे हिसाब से गलत है तुम्हारे हिसाब से सही है जो भी तुम्हें लगता है कमेंट डाउन हम कमेंट को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आखिर हमने जो किया है उसके ऊपर से लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है बाकी थैंक यू वेरी मच आगे ही ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे तो सब्सक्राइब टू द चैनल अगेन एंड बाय बाय टेक केयर एंड भैया आपकी तरफ से अगर कोई लास्ट वर्ड्स हो तो प्लीज गिव इट टू द ऑडियंस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी तरफ से कोई लास्ट वर्ड तो नहीं है दोस्त, बट थैंक यू। अगर आप यहाँ तक रुके तो बहुत ही कम लोग यहाँ तक आते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। एग्जैक्टली ठीक है फिर तब तक के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर